Good morning. Today is 6th of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जो आर्टिकल्स है, इस साल बजट में सरकार ने एक ऐसा प्रावधान रखा कि वो 4 डिजीज को टाइमली टारगेट के अनुसार उनको एलिमिनेट करने जा रहे हैं। उन 4 डिजीज का नाम है टीबी, मिजल्स और फिलेरिसिस और कालाजार। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं, उसके साथ में इसी हिसाब से आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो फ्रांस की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। फ्रांस में इलेक्शन यानी चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या पोजीशन है वहाँ पे उनके लोकल लीडर्स की, कौन जीतने की स्थिति में है। तो वैसे तो हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में एक दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो सेंट्रलिस्ट लीडर कौन से होते हैं, फार जो राइट कौन से होते हैं, फार लेफ्ट कौन से होते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल से। और जो बीच का आर्टिकल है जलीकाटू से रिलेटेड है, लेकिन ये जलीकाटू खेल से रिलेटेड ना होकर ये जलीकाटू मूवमेंट से रिलेटेड है। M.K. नारायणन पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और गवर्नर भी रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स पर, तो कुछ इनके नए पॉइंट्स आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल लिखा गया है वेंकैया नायडू जी के द्वारा में। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन पॉइंट्स इनके काफ़ी नॉर्मल हैं, मतलब कुछ भी नया नहीं है। दिन रात वही पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। जिस प्रकार से ये कहते हैं कि सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग ले आया, सरकार ने ये स्कीम चलाई है, ये सब हम दिन रात डिस्कस करते हैं। बिल्कुल जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं ना, वो वाले हैं, तो नहीं भी इसको पढ़ोगे तो काम चलेगा। नीचे का आर्टिकल है ऑयल स्पिल से रिलेटेड। ऑयल का रिसाव हुआ था, 2 शिप्स की टक्कर हो गई थी चेन्नई के नज़दीक। तो पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आज इसमें कुछ नए पॉइंट्स हमारी नॉलेज में हम ऐड करेंगे। ये आर्टिकल जर्नलिज्म से रिलेटेड द हिंदू का लोकल, मतलब जो इंटरनल आर्टिकल होता है कि क्या द हिंदू को न्यूज़ देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक ईटी का आर्टिकल, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं। देखिए कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो छूने से या फिर आप जब किसी दूसरे आदमी के संपर्क में आते हो जो ये डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो आपको भी हो सकता है, चाहे वो ट्रांसमिशन किसी तरह से हो, सांस लेने से हो, छींकने से हो, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो। यानी फैलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक बंदे से दूसरे बंदे या फिर एनिमल्स में भी जा पाने में सक्षम होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे नहीं फैलते, छूने से या फिर सांस लेने, साथ में आप जिस बंदे के साथ में रह रहे हो उसके साथ में सांस आपकी जा रही है, तो ऐसे नहीं फैलेंगे ये। तो अब देखिए कुछ डिफरेंसेस, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज टीबी मान लीजिए, जो सारे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टीबी, मीजल्स और जो फिलेरिसिस, कालाजार जो होते हैं, ये कम्युनिकेबल होते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि आप मान लीजिए डायबिटीज़, मान लीजिए आप किसी डायबिटीज़ वाले बंदे के साथ में उठोगे बैठोगे तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगी, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। तो कुछ डिफरेंसेस, जैसे कि ये सडन ऑनसेट, यानी आप किसी ऐसे बंदों के साथ में रहोगे कम्युनिकेबल डिजीज जो उससे सफ़र कर रहा है, यानी टीबी से सफ़र कर रहा है, तो एकदम से आपको भी हो सकता है। और शॉर्ट नेचुरल हिस्ट्री, ये सारे पॉइंट्स हैं। क्योर जो है, इलाज इसका हो सकता है। और नॉर्मलसी, यानी एक बार इलाज होने के बाद में वापस नॉर्मलिटी आ जाएगी उसके शरीर में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ग्रेजुअली होते हैं, जैसे डायबिटीज़ धीरे धीरे करके होती है। और लॉन्ग नेचुरल हिस्ट्री होती है इसकी, काफ़ी पहले या तो जेनेटिक होता है या फिर कुछ पहले से काफ़ी टाइम से, अगर आप मीठा ज़्यादा खा रहे हो तो खाने से होता है। और इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी चलती है, ऐसे नहीं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ की तो एक बार में हो जाती है, जैसे आपको किसी तरह का बुखार हुआ, मीजल्स हुआ, ये सब तो एक बार में अगर आपकी ट्रीटमेंट जल्दी से हो जाएगी तो। अदरवाइज इसमें तो काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट चलती है, शुगर एक बार से ठीक नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके। उसके बाद में भी, ठीक होने के बाद में भी एक तरह से फॉलो अप करना पड़ता है और कुछ परहेज हमें रखना पड़ता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करती है कि ट्रीटमेंट के बाद में आप कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनाते हो। तो थोड़े और बेसिक्स कि टीबी क्या होता है। टीबी एक तरह का देखिए इन्फेक्शियस डिजीज है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके कारण में होता है। तो कई बार ये पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, और पीसीएस के एग्जाम्स में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिजीज़ जो है कम्युनिकेबल होते हैं, कौन से नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। तो ये तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा। इसी टाइप पे क्वेश्चन आता है, डिजीज़ पे क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा कम्युनिकेबल है, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है। ये सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, और लंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। यहाँ पे देखिए हमारे लंग्स में टीबी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, और पूरे स्टेजेस में ये चलता है। और इसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर दवाई अगर अच्छे से नहीं दी गई, तो जो ड्रग हम ले रहे हैं इसके लिए, तो जो ये अंदर जो इसके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी दवाई का एक लेवल के बाद में अगर अच्छे से हमने उपचार नहीं किया तो जो बैक्टीरिया अंदर में जो डिजीज फैलाते हैं उन पे असर होना बंद हो जाता है। उसके बाद में आता है लिप्रोसी भी देखिए एक तरह से ये होता है माइकोबैक्टीरियम
लिप्रे, इस बैक्टीरिया के कारण में ये होता है। ये मेनली स्किन को डैमेज करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। यहाँ पे देखिए स्किन पे बहुत बुरा इस पे फर्क पड़ता है। उसके बाद में आता है फिलेरिसिस। फिलेरिसिस ये देखिए एक तरह से सैंड फ्लाई के यानी एक मच्छर यानी इंसेक्ट मॉस्किटो के काटने से होता है और ये भी स्टेजेस में चलता है। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है ये, और पूरे स्टेजेस में चलता है, काफ़ी सारे स्टेजेस के होते हैं। उसके बाद में है जो है मिजल्स। मिजल्स भी एक हाईली इन्फेक्शियस इलनेस है, वायरस से होता है ये, तो ये याद रखिएगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, तो ये वायरस से होता है मिजल्स, काज्ड बाय द वायरस। वायरस रहता कहाँ, या तो हमारे नाक में या फिर थ्रोट में, गले में रहता है, और फिजिकल कंटेक्ट से या छींकने वगैरह से किसी दूसरे के शरीर में चला जाता है, तो इससे वो दूसरे जो हमारे साथ में है बंदा, अगर किसी को है तो उसके साथ में जो बंदा रहता है वो भी इन्फेक्शंस की चपेटे में आ जाता है। ये तो है बेसिक्स। अब आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए अब सरकार ने अब एक टारगेट रखा है कि इन चारों डिजीज को सरकार खत्म करेगी टाइमली, यानी टारगेट के अनुसार। क्योंकि अब देखिए अब सरकार के ऊपर एक इनॉर्मस बर्डन है, क्योंकि काफ़ी जनसंख्या हमारे देश में है जो इन चारों रोगों से पीड़ित रहती है, तो काफ़ी जीडीपी, हेल्थ जीडीपी का भी नुकसान पहुंचता है इससे। और लेकिन सरकार ने जो डेडलाइंस रखी हैं काफ़ी एम्बिशियस डेडलाइंस हैं। आपको पता होगा कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पर संदेह भी जाहिर किया था, क्या वाकई ही सरकार इन 4 डिजीज़ को इस टाइमलाइन जो सरकार ने डिसाइड किया है क्या ख़त्म कर पाएगी। अगर हम टीबी की बात करें तो देखिए पिछले साल तो टीबी के जो केसेस हैं बल्कि बढ़ गए। 2.8 मिलियन 2015 में टीबी के केस हुए, और जबकि उससे पिछले साल यानी 2014 में सिर्फ 2.2 मिलियन थे। होना तो ऐसा चाहिए था कि आने वाले सालों में जो टीबी के मरीजों की संख्या वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये बढ़ रही है, तो ये एक तरह से जो है चिंता का विषय है। सेंटर को अभी अपनी सीरियसनेस शो करनी चाहिए, और जो हमारे पास्ट में यानी भूतकाल में जिन पॉलिसियों में गलतियां थी उनको सुधार के अब जो लूप होल्स थे उनको प्लग करने की आवश्यकता है। सरकार ने देखिए 5 साल का टाइम दिया। सरकार ने कहा कि 5 साल के अंदर हम टीबी को ख़त्म कर देंगे, और अगर देखिए 2025 तक की जो सरकार ने लक्ष्य रखा है डेडलाइंस को, इस डेडलाइन के अंदर टीबी को एलिमिनेट करना है, तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को हेल्थ सेक्टर में अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना पड़ेगा, और जो डेली टीबी को ख़त्म करने के लिए डेली ड्रग्स की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना होगा। और इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए हेल्थ जो आता है वैसे स्टेट लिस्ट में आता है, तो जब तक स्टेट सेंटर के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक देखिए इस तरह के डिजीज़ को ख़त्म करने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि स्टेट को भी एक ओनरशिप लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और WHO ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, कई बार क्या होता है देखिए सरकार तो काफ़ी सीरियस रहती है, लेकिन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, ये कई बार टीबी मरीज को एडमिट नहीं करते, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डर लगता है कि अगर टीबी मरीज को एडमिट किया तो बाकी लोगों को भी हो सकता है, तो इसीलिए वो एक दिन से एपैथेटिक रवैया अपनाते हैं, इनडिफरेंट अप्रोच अपनाते हैं मरीजों के प्रति, इसलिए भी काफ़ी दिक्कत आती है। जो ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो सरकार को बताते भी नहीं, इनफ डेटा भी नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जब तक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और स्टेट की जो सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक टीबी में वही बात कि इसको कर्ब कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी इसकी होनी चाहिए टाइम टू टाइम कि कितने केसेस सामने आए और सरकार ने क्या एक्शन लिया और किस प्रकार से आगे की अप्रोच होनी चाहिए। अब अगर बात करें टीबी के बाद में हम मिजल्स की, लिप्रोसी की बात करते हैं, मिजल्स की इसके बात करेंगे। लिप्रोसी की बात करेंगे तो ये देखिए ये कहते हैं पोस्ट एलिमिनेशन स्ट्रगल है। पोस्ट एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि 2005 में ये देखिए इंटरेस्टिंग केस है। 2005 में तो सरकार ने कहा कि लिप्रोसी को हमने एंड कर दिया, यानी लिप्रोसी हमारे देश से खत्म हो चुका है। लेकिन देखिए क्योंकि सरकार ने उस समय कहा था कि 10,000 में से सिर्फ 1 से भी कम बंदे को आजकल हमारे देश में लिप्रोसी होता है, इसलिए 2005 में सरकार ने डिक्लेयर किया कि हमारा देश अभी लिप्रोसी फ्री है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद में आज भी काफ़ी सारे केसेस लिप्रोसी के सामने आते हैं, खास करके ईस्टर्न इंडिया में। तो सरकार की जो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी यानी अपनी पीठ थपथपाने की जो अप्रोच थी वो काफ़ी भारी पड़ी, क्योंकि उसके बाद में लिप्रोसी पर फोकस करना सरकार ने थोड़ा कम कर दिया और फंडिंग भी इसमें कम कर दी। लेकिन अभी JP नड्डा साहब ने कहा कि राज्यसभा में जो उन्होंने आंसर दिया कि 1,02,178 लिप्रोसी के केस सामने आए हैं पिछले कुछ सालों में, और नए केस जो हैं जितना जल्दी उनको बिल्कुल जल्दी से उनको डिटेक्ट किया जाए उतनी ही आसानी होती है उनको प्रिवेंट करने में, ताकि वो डिसेबिलिटी इंड्यूसिंग ग्रेड में ना कन्वर्ट हो, यानी इस लेवल पे ना पहुंचे ताकि उस बंदे को जो लिप्रोसी से सफ़र कर रहा है कि वो डिसेबिलिटी स्टेज पर आ जाए। तो अभी देखिए 2018 तक जो सरकार ने टारगेट रखा है थोड़ा सा वो मुश्किल है, ये आर्टिकल कहता है। लेकिन रिहेबिलिटेशन जो होता है पेशेंट का, यानी वंस दे आर क्योर्ड ऑफ लिप्रोसी देन दे मस्ट बी रिहेबिलिटेटेड वेरी अप्रोप्रिएटली। दैट्स हाउ वी कैन कर्ब दिस डिजीज ऑफ लेप्रोसी।
मतलब जल्दी से इनको रिहेबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि डिजीज क्योर होने के बाद में, इलाज होने के बाद में किस प्रकार से जो है मॉनिटरिंग या फिर किस प्रकार से उनको दवाइयाँ देना है, वो सारी रिहेबिलिटेशन। उसके बाद में आता है काला जार। काला जार तो देखिए ये काफ़ी अंडर रिपोर्टेड रहता है, मतलब जिन लोगों को ये होता है वो भी एक तरह से रिपोर्ट नहीं हो पाते, रजिस्टर नहीं हो पाते कि इन लोगों को काला जार हुआ है, सिंपल बुखार मान लिया जाता है। तो बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका केस सामने आते हैं, और ये एक प्रोटोजोअल पैरासाइट के काटने से होता है, सैंड फ्लाई, नाम याद रखिएगा, सैंड फ्लाई प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। और अगर आगे आता है फिलेरिसिस। फिलेरिसिस की अगर बात करें तो देखिए अच्छा मेडिकल प्रोटोकॉल अगर फॉलो करें तो इसको भी रिमूव किया जा सकता है, और सेम बात रिहेबिलिटेशन की भी काफ़ी आ सकता है, और ये उससे ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए और पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक रिहेबिलिटेशन, पॉलिसी सपोर्ट और रिसोर्सेज। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। फ्रांस में इलेक्शंस होने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एलिजी पैलेस। एलिजी पैलेस जैसे हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं 7 RCR रोड में, और अब जिसका नाम 3 मूर्ति मार्ग हो चुका है ना शायद, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है, अब 7 RCR रोड बदल के कुछ और रख दिया था वहाँ पे नाम। अब देखिए उसके जैसे व्हाइट हाउस में रहते हैं US के प्रेसिडेंट, और हमारे प्रेसिडेंट भी रहते हैं रायसीना हिल्स में, तो इसी प्रकार से फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो रहते हैं एलिजी पैलेस में, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। अब वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं तो काफ़ी लीडर्स का जिक्र है, कौन सा राइट विंग का है, कौन सा लेफ्ट विंग का है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कौन राइट विंग वाले होते हैं, कौन लेफ्ट विंग वाले होते हैं। देखिए एक होता है बीच में, आप लीजिए सेंटर। ये देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन हमेशा जो थिंकर्स या फिर जो भी है आर्टिकल जो लिखते हैं उनके व्यू पे डिपेंड करता है। तो मतलब कोई यूं कह देगा कि कांग्रेस सेंटर में आती है, कौन ऐसे कह देगा, लेकिन मोटा मोटा जो है वो बिल्कुल सारे जो है एक तरफ से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे कंसेंसस उनकी रहेगी कि यही क्लासिफिकेशन है जो सबसे बेसिक है। देखिए लेफ्ट विंग वाले वो होते हैं जो क्लास से सोसाइटी की मांग करते हैं, जो कल्चर को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कल्चर कुछ नहीं होता, वो जो है धर्म को भी इग्नोर करते हैं। मार्क्स से रिलेटेड ये आइडियोलॉजी रहती है मुख्यतः। मार्क्स आपको पता है कि वो कहते थे कि रिलीजियस होता है कि ओपियम ऑफ मासिस है, ये रिलीजन को मानते ही नहीं, ये ना कल्चर को मानते हैं, ना रिलीजन को मानते हैं, ना कास्ट को मानते हैं, इवन क्लास को भी नहीं मानते। ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, और ये कैपिटलिस्ट के खिलाफ में रेवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी एलिट्स के खिलाफ में रेवोल्यूशन की ये मांग करते हैं। अब देखिए अब जो आप पार्टी है हमारे देश के सिनेरियो में देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि आप पार्टी बिल्कुल सेंट्रिस्ट नहीं है, लेकिन लेफ्ट ऑफ सेंटर है, बिल्कुल सेंटर भी नहीं है। जिस प्रकार से जो आप है एक आम आदमी की बात करती है, या फिर और बिल्कुल भी पूरे जो इस्टाब्लिशमेंट है उसको जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस एंटी इस्टाब्लिशमेंट है, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि आप पार्टी सिर्फ प्रोटेस्ट करना जानती है। तो जो आपको इसलिए कुछ लोग सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर, यानी बिल्कुल लेफ्ट नहीं, लेफ्ट पार्टीज, लेफ्ट तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई, ये एक्सट्रीम भी नहीं चलती आप, लेकिन सेंटर के लेफ्ट में है। और कांग्रेस भी, कुछ लोग कांग्रेस को सेंटर में लगते हैं, लेकिन हालांकि जैसे जिस प्रकार से कई बार कांग्रेस पे आरोप लगता है कि ये ऐसी पॉलिसीज अपनाती हैं जैसे कि कई बार सेकुलरिज्म का इनका जो मॉडल है वो उस पर आरोप लगते हैं। उसके बाद में बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी तो आपको पता होगा कि राइट विंग में नाम आता है बीजेपी का, और लेकिन बीजेपी राइट विंग के आसपास देखिए अब ये फर्क आ गया। अब लेफ्ट विंग है जो बिल्कुल ऐसे धर्म की बात नहीं करती, लेकिन बीजेपी धर्म की बात करती है। और उसके बाद में आरएसएस मान लीजिए, या फिर जो ओवैसी की पार्टी है वो बिल्कुल ही राइट विंग हो गई, वो तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी क्लासिफिकेशन है, कोई आपसे पूछ ले तो नॉलेज के लिए भी और इसको आंसर्स में यूज भी करना है। अगला जो टॉपिक है वो जलीकाटू से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि जब जो प्रोटेस्ट हुआ जलीकाटू के बैन के खिलाफ में, उसमें बहुत बड़ा सिंबोलिज्म का एलिमेंट है, और यह जलीकाटू से बढ़ के और भी कुछ है, तो इस बात पे आपको टिप्पणी करनी है। अब देखिए क्या है, बेसिक्स आपको पता है, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ वहाँ की मरीना बीच पर, और काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आए जलीकाटू के बैन के प्रति, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगाया था 2014 में, और पोंगल के ओकेजन पे इसे खेला जाता है। एक रूरल स्पोर्ट है ये बुल टेमिंग का, यानी बैल यानी सांड को टेम करते हैं इस गेम में। और लेकिन अब ये आर्टिकल कहते हैं कि देखिए जो लोग यूँ कहते हैं कि सिर्फ एक छोटे से खेल के प्रति इतनी फ्रेंजी क्यों, इतना उन्माद क्यों, वो लोग नहीं जानते क्या सिग्निफिकेंस है इस बुल फाइटिंग के गेम की। ये तमिल के प्राइड से रिलेटेड है और तमिल के कल्चर से रिलेटेड है। इवन संगम ईरा में भी इस खेल का जिक्र है, और एक स्पेशल प्लेस है इस गेम का तमिल फोक के अंदर में। इवन जैसे हमारे लिए होली दिवाली होता है, या फिर आप ईद वगैरह होता है, या फिर जो आप गुड फ्राइडे जो क्रिसमस होता है, उससे रिलेटेड इस तरह का ये है जो त्यौहार रहता है तमिलियंस के लिए, इस प्रकार से आर्टिकल में कहते हैं।
और कुछ लोगों ने इस खास करके जैसे वो था इस बात को हाईलाइट कर दिया कि ये तमिल कल्चर से रिलेटेड है, तमिल प्राइड से रिलेटेड है। और जो ये सारी तमिल कल्चर या फिर तमिल प्राइड की जो फीलिंग्स है काफ़ी सालों से ये डोरमेंट थी, यानी इनएक्टिव थी, दबी हुई थी, वो इस बैन के प्रति जो एकदम से प्रोटेस्ट हुआ वो बाहर निकल कर आई और ये एक जो प्रोटेस्ट था काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट में बदल गया। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्यों एक जो सिचुएशन थी शुरू में जो बिल्कुल जो पीसफुल थी, कैसे वो एकदम से एक्सप्लोजिव हो गई तमिलनाडु के अंदर में। तो एक कारण तो ये बताते हैं कि ऑनगोइंग रूमर्स, जो अफवाहें थे, अफवाहों का बाजार वहाँ पे गर्म था और इन अफवाहों का जल्लीकाटू से लेना देना कुछ कम था, बल्कि और इश्यूज हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा था। जिस प्रकार से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जयललिता की डेथ हुई तो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे या फिर शक जाहिर कर रहे थे कि पीछे से एक तरह से पावर गेम चल रहा है और जो पावर को हड़पा जा रहा है तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर की, जो जैसे उनकी डेथ हुई इसके बीच में कोई साजिश थी, इस प्रकार की अफवाहें उड़ी। तो जल्लीकाटू एजिटेशन तो था, उसने तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि उस तरह की जिस प्रकार की अफवाहें जो गर्म हो रही हैं एक तरह से उसका फायदा उठाया जाए। कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्होंने कब्जाने की कोशिश करी इस पूरे मैसिव मूवमेंट को। शुरू में तो ये पीसफुल थी और फिर कहते हैं कि हर एक जो अफवाह है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी है। अब देखिए उसके बाद में ये आता है कि वैसे तो ये जो मूवमेंट है शुरू में तो स्पॉन्टेनियस दिखी थी, और लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये रूरल स्पोर्ट है, मान लीजिए रूरल स्पोर्ट है, गांव में खेला जाता है जो बुल टेमिंग है, तो शहरों में तो ये खेला नहीं जाता, लेकिन जो प्रोटेस्ट देखने को मिला वो सबसे ज़्यादा शहरों में देखने को मिला। और कितने लोग मरीना बीच पे आए या फिर दूसरे शहरों में आए, वो शहरों के लोग थे, यानी गाँव में ना होकर शहरों में ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला, जबकि ये गेम है वो रूरल गेम है, ग्रामीण परिदृश्य का ये खेल है। लेकिन कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा में कि एक इंट्रोस्पेक्शन की जाए कि क्या आखिरकार इस मूवमेंट का ट्रू कैरेक्टर है। और एक तरह से देखिए ये मूवमेंट जो है अंडर सिंक्रोनाइज्ड अनसिंक्रोनाइज्ड अवेकनिंग है। अब देखिए यहाँ से जो आर्टिकल स्टार्ट होता है एक नई टर्न लेता है आर्टिकल, और आगे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो इस तरह के प्रोटेस्ट रहते हैं ना, ये अंडर क्लास लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं और अनसिंक्रोनाइज्ड अवेकनिंग, और एक तरह से लोगों में जन चेतना किसी चीज़ के खिलाफ में, मान लीजिए एलिट्स के खिलाफ में या फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ में, इस तरह का ये प्रोटेस्ट था। और आज इस तरह के प्रोटेस्ट दुनिया के काफ़ी हिस्सों में हो रहे हैं, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलिट्स। आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए, स्प्रिंग रेवोल्यूशन मान लीजिए, या फिर उसको तो वैसे आप कई डायमेंशंस और भी दे सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा होता है कि एलिट्स के खिलाफ में एकदम से जो प्रोटेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद में देखिए काफ़ी मेजर रिपरकशंस हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि ये फोर्स कर देता है इस तरह का प्रोजेक्ट्स एलिट्स को या फिर गवर्नमेंट जो चला रहे हैं उन लोगों को कि जिस मुद्दों पे या फिर जिस हिसाब से वो गवर्नेंस चला रहे हैं वो अपना तरीका बदलें, अदरवाइज अब वो चुप नहीं बैठ सकते। यानी इस तरह की एक तरह से थ्रेट होता है। जो लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं अंडर क्लास लोग, ये जनरलाइज कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आगे ऐसे के लिए भी जनरलाइज कर रहे हैं आप चीज़ों को आगे जाके। ये कहते हैं कि देखिए अंडर क्लास लोगों का ये प्रोटेस्ट होता है तो एक फोर्स कर देते हैं पॉलिटिकल क्लास को कि आप अपना नजरिया चेंज कीजिए और गवर्नेंस चेंज कीजिए। और डिजिटल हाईवे यानी कि डिजिटल यानी मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, वो एक मेजर मीडियम प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाए। अभी बात करते हैं कि तमिलनाडु में तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल वैक्यूम है। इंटेलेक्चुअल वैक्यूम कैसे है? कई आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, कई लॉजिक दिए गए लोगों के द्वारा में कि एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने वायलेंस क्यों फुलाया वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, और या फिर उनको फोर्स कर दिया गया ऑर्डिनेंस पास करने के लिए या फिर कानून बनाने के लिए। वो कहते हैं कि देखिए आउटसाइडर्स हैं वो जिम्मेदार हैं इस, यानी तमिलनाडु के एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आउटसाइडर्स जिम्मेदार हैं कि जिस प्रकार से इस पूरी मूवमेंट ने एक्सप्लोजिव रूप धारण कर लिया। और आउटसाइडर्स जैसे कि प्रो लिट्टे आपको पता है कि तमिलनाडु श्रीलंका के अंदर में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो श्रीलंका के अंदर में एक अलग से देश की मांग करते थे। इवन कई बार उन्होंने ग्रेटर तमिललैंड की भी बात करी जिसमें इंडिया का भी एक हिस्सा था। या फिर तमिल शोवनिस्ट जो उग्र राष्ट्रवाद यानी तमिलनाडु को अलग से देश बनाने की जो मांग करते हैं, सेसेशनिस्ट एलिमेंट, ये सारे लोग। और ओपोजिशन भी इस बात से कंफर्टेबल हो गया। उन्होंने तो स्टेट गवर्नमेंट पर काफ़ी तरह के आरोप लगा दिए। सबसे पहले आरोप उन्होंने लगाया कि स्टेट ने ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों दी, इतनी बात बढ़ने ही क्यों दी। अगर पुलिस ने फोर्स को यूज़ किया तो उन्होंने फिर से आरोप लगाया कि पुलिस का फोर्स यूज़ करना गलत था। तो उन्होंने तो देखिए हर हिस्से से स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी। और देखिए ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, जो पॉलिटिकल क्लास है वो नहीं जानती कि कितनी जो इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं उनकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग इनको नहीं होती, क्योंकि ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं इस चीज़ के। जल्लीकाटू से हटके काफ़ी कुछ इसमें था जैसा हमने शुरू में कहा।
ओपोजिशन तो सिर्फ पुलिस को ब्लेम करके ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए थे पिछले कुछ दिनों में जो पीस है उसको मेंटेन करने के लिए, और जिस प्रकार की ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे कितना नुकसान पहुंचेगा कि आने वाले दिनों में जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो एक तरह से ये पूरा यही बात है कि इंटेलेक्चुअल का जो वैक्यूम है, यानी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, और जो अपोजिशन में हो या फिर रूलिंग जो पार्टीज हैं, वो इस तरह की मूवमेंट्स को नहीं समझ पाते, जिससे काफ़ी इंस्टेबिलिटी आती है। रियलिटी बहुत ज़्यादा ग्रेव है, और ये एक तरह से तमिल शोविनिज्म का फिर से रिसर्जेंस है, जिस प्रकार से पहले देखने को मिली एंटी हिंदी मूवमेंट्स थी मान लीजिए, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार के द्वारा चलाई गई थी, जस्टिस मूवमेंट भी चली थी तमिलनाडु के लिए, और उससे रिलेटेड एक तरह से ये तमिल शोविनिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद, कौमी परस्ता, उसका रिसर्जेंस है, दोबारा से इस तरह की भावनाएं निकल के आ रही हैं तमिलनाडु में। और पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी है, और कितनी ज़्यादा अनहैप्पीनेस है उस स्टेट में, इस बात को इग्नोर कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो तमिल प्राइड का इशू फिर से उठ जाएगा। और ये देखिए पिछले कुछ दिनों में ना कुछ सारे ऐसे इश्यूज, जैसे कि आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट मान लीजिए, कर्नाटका के साथ में इनका कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, तो उनमें एक नाराजगी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया, और इवन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद में अगर कर्नाटका ने इनको पानी नहीं दिया तो एक तरह से उनको यूँ लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तमिलनाडु के लोगों को ऐसा लगता है। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और भी काफ़ी सारे रीजन्स, जैसे ये जो भावनाएं हैं, जो ये डिस्क्रिमिनेशन की जो इनके अंदर में फीलिंग्स हैं, काफ़ी पनप रही हैं पिछले कुछ सालों में। तो अब एकदम से जिलेकट्टी को जो मूवमेंट हुई वो पीक पर आ गई, और अब उन्होंने वो एक्सप्रेस किया। आगे क्या है, आगे देखिए बात आती है कि इनडिटर्मिनेट कॉम्प्लेक्सिटी की। ये इनडिटर्मिनेट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि वही बात है कि ये पूरी मूवमेंट एक मैसेज कंटेन था इसमें, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसके बहुत ही डेंजरस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत जो हमें है एक तरह से काफ़ी डेंजरस परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार से अनहैप्पीनेस है वहाँ पर, और जो इंटॉलरेंस वहाँ पे बढ़ रही है सोसाइटीज़ और पॉपुलेशंस के अंदर में। यह सिर्फ तमिलनाडु के अंदर में नहीं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसको दूसरी जगहों पे भी देखने को मिल सकते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट होते हैं तमिलनाडु जैसे, ये एकदम से स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब इंटरनेट से फैल गए, जैसे जिस प्रकार से एकदम शुरुआत हुई प्रोटेस्ट की, और काफ़ी सारे लोग जो सिमिलर फीलिंग्स रखते हैं उन चीज़ों के मुद्दों के बारे में, एकदम से लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस ये प्रोटेस्ट रहते हैं, और बाद में लेकिन दिक्कत यह है कि शुरू में तो देखिए ये इंटॉलरेंट लोगों के खिलाफ में होते हैं, लेकिन बाद में जो ऐसे लोग, कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, और वही हुआ इस जल्लीकाटू के केस में भी। फिर वो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लेते हैं, वो स्टेट को एक तरह से रैंसम पे रख लेते हैं, और अपनी स्टेट को घुटनों पे टिकाकर अपनी किसी भी जायज़ या फिर नाजायज़ मांगों को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं स्टेट को। और परसेप्शन ऑफ, देखिए अब एक तरह से ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ इसको। लोग कहते हैं कि जल्लीकाटू लोगों के लिए थी इसलिए होनी चाहिए, लेकिन जो तरीका है ना, ये तरीका सही नहीं है कि प्रोटेस्ट करो, सरकार को मजबूर करो, फिर डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी ये है कि सारे लोग गवर्नमेंट चुनेंगे, जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो चुन के गए हैं, वो बात अलग है, वो काम नहीं करते, वो सारी चीज़ें हैं, ये अगर वो काम नहीं करते तो वो डेमोक्रेसी की कमी है। लेकिन वही कानून बनाएंगे तभी डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो लोग हैं वो पूरी जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब हो सकता है कि देखिए तमिलनाडु में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो सारी राय ना रिप्रेजेंट करते हों, वैसे तो तमिलनाडु में माहौल काफ़ी गर्म था, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट करके सरकार को घुटनों पे टिकाना, ये एक तरह से डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। और उसके बाद में देखिए ये अब इसलिए भी डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे तमिलनाडु में डिफ्यूजन ऑफ पावर जिस प्रकार से हो रहा था, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लगा वहाँ पे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वीक है, उनको घुटनों पे टिकाया जा सकता है, तो इसीलिए उन्होंने ये सब एकदम से प्रोटेस्ट को जो है ऑर्गेनाइज किया। नेशनलिज्म, शोविनिज्म, कास्ट प्रेजुडाइस और इंसुलर पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर अब दोबारा से निकल कर आ रही हैं गाहे बगाहे। तो फिर आता है कि जो नई वेव है प्रोटेस्ट की, वो और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गई है। चाहे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली रेप केस जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद में जिस प्रकार से लोग इंडिया गेट पे आए थे, और पब्लिक ओपिनियन है उनको काफ़ी जल्दी से इग्नाइट किया जा सकता है, गैल्वनाइज उनको किया जा सकता है, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा हाइपर कनेक्टेड है इंटरनेट के माध्यम से। तो हमें इस इनडिटर्मिनेट कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की जरूरत है और रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि ऐसा होता है, उसी हिसाब से तैयार रखने की जरूरत है। अंडरलाइंग मैसेज है इस पूरे अथॉरिटीज़ में कि आपको भी तैयार रहना होगा अगर इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं फ्यूचर में। तो ये पूरा आर्टिकल था, और इसमें कुछ ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे के लिए मैंने अलग से निकाला है इसमें कि जो सेलिब्रेटेड फिजिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग्स,
उन्होंने कहा था कि जो 21वीं शताब्दी है वो एक तरह से शताब्दी होगी कॉम्प्लेक्सिटी की, और इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस प्रकार से जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है वो चेंज हो रहा है और नेचर ऑफ चेंज है वही बदल रहा है, यानी नेचर ऑफ चेंज इटसेल्फ चेंजेस, यानी बदलाव का जो नेचर है वही बदल रहा है। और लॉजिकल थिंकिंग है उसको ओवरटेक कर लिया है किसने? डिसरप्टिव लॉजिक ने, यानी लॉजिकली नहीं सोचते लोग आजकल, बस डिसरप्टिव लॉजिक होता है, इमोशन से सोचते हैं, जिसको हम पोस्ट ट्रूथ इरा भी कहते हैं, पोस्ट ट्रूथ इरा। फिर एक और एग्जांपल ये देते हैं कि 1971 में काफ़ी सारे हमारे देश में माइग्रेंट्स आए और बाद में चले गए जब वार खत्म हो गया था, बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। तो आज वैसे ही माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं यूरोप के अंदर में, तो स्टेट का जो कंसेप्ट है वही डाइल्यूट हो गया है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, आप यूज कर सकते हो अपने एसे के अंदर में। अगला जो आर्टिकल है वो ऑयल स्पिल से रिलेटेड है। तो ऑयल स्पिल डिजास्टर नियर चेन्नई हुई, तो क्या इस तरह के डिजास्टर्स के रीजन्स रहते हैं और फ्यूचर में कैसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि इस तरह के डिजास्टर को अवॉइड किया जा सके। कंटेक्स्ट हमें पता है, दो शिप आपस में टकरा गए थे वहाँ पर, और यह भी कहते हैं, आरोप लगा था कि आज के इस टाइम में कि वहाँ पे वो नहीं था, उनमें जीपीएस नहीं लगा हुआ था, और क्यों वो टकराए दो शिप। तो शुरू में तो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने दबाने की कोशिश करी फैक्ट्स को कि नॉर्मल डिजास्टर है, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और हमने ये भी पढ़ा था कि पहले आर्टिकल्स में किस प्रकार से बाल्टियों की सहायता से, बकेट्स की सहायता से इस डिजास्टर को जो तेल है उसको रिमूव करने की कोशिश करी। तो उसके बाद में ये आर्टिकल है, कुछ नए पॉइंट्स इसमें हैं। कोई क्लैरिटी अभी नहीं है कि कितना क्वांटिटी ऑफ तेल वहाँ पे पड़ा है, और जो मटेरियल तेल का रिसाव हुआ है उसका नेचर कैसा है। और इवन जो प्रशासन है वो डिनाई कर रहा था, शुरू में डाउन प्ले कर रहा था, तो उसके बाद में मछलियाँ या फिर कछुए निकल कर आई तो उनको ऑपरेशन चलाना पड़ा, अदरवाइज वो इतना एफर्ट लगाते भी नहीं। तो जब भी ये देखिए भोपाल की त्रासदी मान लीजिए, या फिर कुडई कनाल की त्रासदी मान लीजिए, या फिर चेन्नई फ्लड्स मान लीजिए, आपको पता है ये तीनों, भोपाल में क्या हुआ था, कुडई कनाल में क्या हुआ था, चेन्नई में क्या हुआ था। आप इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं। क्या भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी वो एक गैस लीक के कारण हुई थी और भोपाल में एक इंसिडेंट था, और जो गैस इसमें रिलीज हुई थी क्या उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और तीसरा जो है कुडई कनाल पोल्यूशन जो हुआ था वो एक तरह से मरकरी का कंटामिनेशन हुआ था, वहाँ पे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक फैक्ट्री थी जो कि मरकरी के थर्मोमीटर बनाती थी, उसके कारण में ये त्रासदी हुई थी कुडई कनाल में। तो तीनों पॉइंट्स आपको बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, उससे आपको ये तीनों डिजास्टर के बारे में पता लग जाएगा। ये कहते हैं कि देखिए जो डिजास्टर होती है ना काफ़ी कुछ हमें सिखाती हैं। और अभी देखिए जो कोस्ट लाइन है चेन्नई की जहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये सारे थे जो कोस्ट गार्ड हैं या फिर केपीएल, जो करमजार पोर्ट लिमिटेड, वहाँ के जो पोर्ट के अथॉरिटीज़ हैं, इन सब ने डिजास्टर को अंडर प्ले करने की कोशिश करी और कहा कि शुरू में ये माइनर इंसिडेंट है, और उसी की वजह से, उनके इस रवैये की वजह से ये काफ़ी जो टॉक्सिक या फिर इनफ्लेमर केमिकल कॉकटेल है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया, और बाद में बाल्टियों की सहायता से इसे दूर करने की कोशिश की गई। और अब ये क्वेश्चन ये उठता है क्या वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, एक तो पेट्रोलियम्स हैं, उसके जो मिक्सचर होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वो होता है, और उसमें काफ़ी जहरीले तत्व होते हैं, और बायो एक्यूमुलेट यानी फूड चेन में भी वो एंटर कर जाता है, और स्किन के थ्रू भी वो एंटर कर जाता है, जो उसके अंदर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। और एनवायरनमेंट में जो उनकी एग्जिस्टेंस है काफ़ी लंबे समय तक रहती है। चाहे आप बेंजीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, ह्यूमन्स के लिए काफ़ी एक तरह से कैंसर बढ़ाने वाला, ये देखिए ये है कैर्सिनोजेंस, यानी इससे कैंसर होता है बेंजीन से, तो वो भी पेट्रोलियम्स में होता है। इनहेलेशन यानी सांस जिस प्रकार से लेते हैं, इंजेक्शन ने या फिर स्किन से एंटर कर जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं। और उस सब चीज़ों में अब देखिए चेन्नई के जो यूथ हैं जो बकेट से वो जो ऑयल को रिमूव कर रहे हैं, तो वो सब इन सब डिजीज से आप कह सकते हैं पीड़ित हो सकते हैं, फिर भी उनको काम करने दिया जा रहा है वहाँ पर। तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है वो तो इस पर चुप है, उनकी अभी तक कोई टिप्पणी भी नहीं आई है। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स को जब अप्रूवल देने की बात आती है या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तो काफ़ी वो एक्टिवनेस दिखाते हैं, लेकिन उस पूरे त्रासदी के बाद में, पूरे ऑयल स्पिल के डिजास्टर के बाद में उन्होंने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला। कोई एडवाइजरी उन्होंने अभी तक नहीं दी कि किस प्रकार से कितना जहरीला ये स्पिल्ड मटेरियल रहेगा, और कोई प्रोसिक्यूशन उसने स्टार्ट नहीं किया, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब ये बात आती है कि कब तक साफ कर लेंगे। अब देखिए जो कोस्ट गार्ड है वो कह रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर में इसे साफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये कहते हैं कि देखिए लीपापोती से काम नहीं चलेगा। पहले भी जब भोपाल की त्रासदी हुई थी 1984 में,
12 साल के बाद में यूनियन कार्बाइड ने ये फैक्ट्री हैंडओवर कर दी मध्य प्रदेश को और कहा कि हमने इसको साफ कर दिया है। लेकिन आज 20 साल बाद भी वहां पे वो जगह जो है कंटामिनेटेड है मिथाइल आइसोसाइनेट से, तो आज भी वहां पे जो है डिजीज का खतरा बना रहता है, तो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। इसलिए कोस्ट गार्ड जो अब बात कर रहा है कि 2 दिन के अंदर इसे साफ कर देंगे, तो उस पर तो बिल्कुल एक तरह से ऑब्वियसली संदेह होता है। और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने कहा था कि 20 टन स्पिल फैल गया है और जो है 60% ये रहेगा 9वें दिन तक। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। और जो रिमूव किया गया है अभी तक वो तो सिर्फ एक वेदर्ड ऑयल है, छोटा मोटा तेल के अंश रिमूव किए गए हैं। असली तेल है वो तो अभी रिमूव ही नहीं किया गया है, सिर्फ कीचड़ को रिमूव किया गया है, वो जो किनारे के नज़दीक आ गया था। और अभी काफ़ी सारी जो ऐसे रॉक्स हैं जो कि कवर्ड हैं ऑयल से, यानी तेल से जो ढकी हुई हैं, और जो 2 चट्टानों के बीच में भी काफ़ी तेल रह गया है, उसको कौन रिमूव करेगा? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो होती है आमतौर पे ये होती है कि वार्म हाई प्रेशर का यूज किया जाता है, वार्म हाई प्रेशर वाटर का यूज किया जाता है या फिर फोम्स का यूज किया जाता है। कौन से और पॉइंट्स हैं बताइए, कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या यूज किया जाता है? रिवाइज करते हैं। स्पॉन्ज यूज किया जाता है, और एक तरह से जो एब्जॉर्मेंट यूज किया जाता है, और बायोरेमेडिएशन, ऑयल जेपर्स, ये सब यूज किए जाते हैं तेल को रिमूव करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो नॉर्मल है क्या? ये कहते हैं कि देखिए अब नॉर्मल तो सिचुएशन होगी नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल आना तो मुश्किल है। चेन्नई के जो सी हैं या फिर एन्नोर का जो क्रीक है वो पहले से क्राइसिस से ग्रस्त था, और ऑयल स्पिल ने तो सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। स्पिल तो एक लेटेस्ट है, उससे पहले भी जो केपीएल है, जो करमजोर जो पोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी जो है, वो एक तरह से सैंड का छिड़काव वहाँ पे करती है साल्ट पेन्स पे, और इससे जो वेटलैंड्स है उनको नुकसान पहुँचता है। या फिर मनाली की जो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी जो ऑयल के केमिकल एफ्लुएंट्स हैं वो भी छिड़क देती हैं क्रीक या फिर सी पे, उससे भी नुकसान पहुँचता है। पावर प्लांट्स की एस भी यहाँ पे गिर दी जाती है। रेगुलेटर्स को सब कुछ पता है फिर भी कोई वो एक्शन नहीं लेते। तो वे फॉरवर्ड क्या है? ये कहते हैं कि देखिए ऑयल स्पिल के बाद में ये पूरा इशू मीडिया में आ गया, तो अब इस तरह के जो जिसे वो कहते हैं कि सैंड को छिड़क दिया जाता है या फिर पेट्रोकेमिकल्स केमिकल एफ्लुएंट्स को छिड़क दिया जाता है या फिर पावर प्लांट की जो एसिड्स को छिड़क दिया जाता है, अब वो सारे इश्यूज एकदम से हाईलाइट में आ गए हैं। और ये कहते हैं कि क्लीन अप इशू जब तक चलेगा सिर्फ तब जब तक ये मीडिया में हाईलाइटेड है, लेकिन जो होल्स हैं वो फिर भी बरकरार रहेंगे, और जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है इस पूरे डिजास्टर को टैकल करने में उसको ब्रिज करना काफ़ी आवश्यक है। तो ये पूरा आर्टिकल था ऑयल स्पिल से रिलेटेड। अगला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। यह आर्टिकल है हमारे बैंक लोन से रिलेटेड, जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहां पे देखिए ये कहते हैं कि देखिए जो अभी एनपीएस काफ़ी बढ़ गए हैं हमारे, और जिस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी कहा गया कि अभी जो हमारे एनपीएस हैं, हमारे बराबर की जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनके हिसाब से हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये देखिए ये कहते हैं कि बाकी जो इवन एशियन क्राइसिस जो हुए थे 1997 में, तब जो ये साउथ कोरिया वगैरह थे, उनसे भी ज़्यादा आज हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या नुकसान होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का एक तो साफ साफ कि जो हमारी एसेट है नुकसान होता है कि उसका फायदा नहीं हो रहा बैंक की जो एसेट है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान इनका होता है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, ये है कि अब देखिए वही लोन अगर बैंक्स जो हैं किसी और को देते हैं, यानी अब तो देखिए माल्या जैसी कंपनीज को दिया जो कि काम नहीं कर रहा, जिसको कोई फायदा नहीं हो रहा, वो रुके हुए लोन्स हैं। यही लोन सरकार कोई नए स्टार्टअप्स को देते, जैसे जिस प्रकार से कोई नए बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो यूनिट इस्टेब्लिश करना पड़ता है, नया स्टार्टअप से इस्टेब्लिश करना चाहता है, उनको अगर ये सरकार लोन देती तो कितना फ़ायदा होता। नई लोन वो देते, नए बिजनेस इस्टेब्लिश होते, नई जॉब्स आती, तो नई जॉब्स आती है, नया बिजनेस था, नई हमारी जीडीपी आगे जाती, तो इससे कितना फ़ायदा होता। तो सबसे नुकसान तो यही है कि जो बैंक्स की कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है लोन देने की। बजट में सरकार ने कहा कि हम 10,000 करोड़ देंगे लोन के लिए, और 25,000 करोड़ लास्ट साल दिए थे, तो कि 10,000 करोड़ उसके हिसाब से काफ़ी कम है। तो 3-4 कारण, एक संभावना ये जताई जा रही है कि क्या पता सरकार यह सोच रही हो कि कुछ बड़ी पॉलिसी लाने की सोच रही हो बजट से अलग, लोन्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, या फिर सरकार ये सोच रही हो कि एक बार ग्रोथ आएगी तो ये एनपीएस की प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी, या फिर सरकार ये सोच रही है कि नोटबंदी के बाद में अब बैंक्स के पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा है,
तो वो अपने आप जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि देखिए वो लोन देने के लिए काफ़ी पैसा बैंक्स के पास में। अगर गवर्नमेंट ये सोचती है तो गवर्नमेंट एक भ्रम में है, इट्स ए मिस्टेकन बिलीफ। बिकॉज अगर ग्रोथ रेट आती है और एंड जो दोबारा से हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आती है, और तब तक अगर इकोनॉमी की प्रॉब्लम को, जो ये एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया गया, तो ग्रोथ रेट अच्छी होने के बावजूद भी हमारे जो बैंक्स हैं वो सिचुएशन में नहीं होंगे कि वो लोन दे सकें दूसरे लोगों को। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा डेटा है, अगर याद कर सको तो 40% यानी जो स्टेट ओन बैंक्स हैं, यानी सरकार के जो बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, उसमें से 40% जो लोन वो देते हैं, उसमें से 20% जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आते हैं। और जो बैड लोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और डिमोनेटाइजेशन के बाद में तो देखिए जो एम्प्लॉइज़ थे जो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी वो भी काफ़ी बिजी हो गए नोटबंदी के बाद में, क्योंकि एक्सचेंज चल रहा था, तो अब दोबारा से वो प्रोसेस में लगेंगे। और एसेट क्वालिटी रिव्यू का सरकार ने आरबीआई ने लॉन्च की थी, एसेट क्वालिटी रिव्यू की रिव्यू किया जा सके कि कौन सी एसेट है वो क्वालिटी की है और कौन सी डूब सकती है आगे जाके। एक और सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो भी बनाया था प्रोफेशनलाइजेशन लाने के लिए बैंक्स के अंदर में, ताकि इस तरह के जो अंधाधुंध लोन है बाकी बाद में जाके एनपीएस बन जाते हैं उस तरह के ना दिए जाएं। लेकिन जो एफर्ट्स हैं कुछ खास इनका रिजल्ट निकला नहीं। यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी जो लोन दे रहे हैं वो काफ़ी कम। जो देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन दिया गया है वो श्रिंक कर दिया गया है 4.3%। यानी हमें ये तो बढ़ना चाहिए देखिए, और जबकि श्रिंक हो रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है। कोई भी क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। अब एक सरकार के द्वारा सुझाव दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि एक पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी चलाएंगे। ये एक तरह से वही जो नेशनल बैड बैंक जो था, ये वह है कि देखिए सरकार एक ऐसा अपनी एजेंसी बनाएगी कि वो इन सब सरकारी बैंक से लोन ले लेगा, खरीद लेगा। अगर किसी को मान लीजिए एसबीआई को 1 लाख रुपए लेने हिमालय से उधारे, तो ये पैरा कहेगा कि आप हमें वो 80,000 रुपये हम आपको दे देंगे और बाकी कमीशन हम खा के अपने आप वसूली कर लेंगे वहाँ से। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए बैंक जो है वो फोकस कर लेंगे अपने लोन देने पे। अब बैंक का देखिए आधा ध्यान तो यहीं पे बना रहता है कि लोन लेने हैं, तो इनका एक ध्यान का जो भटकाव होता रहता है, और एक ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, कोई इनका शेयर नहीं खरीदता, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स है वो बैलेंस शीट इतनी गलत दिखती है, जो इनकी रेटिंग है वो भी काफ़ी लो रहती है इन एनपीएस की वजह से। तो ये सारा अगर एक बार जो पैरा है यानी पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन अपने आप ले लेगा, हैंडल कर लेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने इसका अपोज किया। जरूरत देखिए ये है कि फंडामेंटल रिफॉर्म्स आने चाहिए जिस पे रिलेक्टेंस रहती है पॉलिटिकल लीडर्स की। आवश्यकता है कि जो बैंक्स के बोर्ड्स हैं उनको प्रोफेशनलाइज किया जाए और उसके बाद में ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इनको दी जाए, तब जाके इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। और ये वही बात है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो ग्रोथ रेट आने के बावजूद भी अच्छा नहीं होगा, मतलब बैंक्स ठीक सिचुएशन में काम नहीं कर पाएंगे। अब एक और इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल था। ये आर्टिकल देखिए इतना महत्वपूर्ण तो नहीं था, फिर भी एक नज़रिया आपको मिल जाएगा। ये कहते हैं कि देखिए अब ट्रंप के बारे में जो राय है ना वहाँ की यूएस की मीडिया की, वहाँ की मेन स्ट्रीम की मीडिया की, चाहे आप हफमैन पोस्ट मान लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स मान लीजिए या फिर वाशिंगटन पोस्ट मान लीजिए, काफ़ी बाइस्ड राय है ट्रंप के खिलाफ में। काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं यानी ट्रंप को डिग्नाइग्रेट किया जाता है। वही राय हमारी मीडिया में है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। अब वहाँ के न्यूज़पेपर्स में जो लिखा जाता है, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या फिर एडिटर्स हैं वही पढ़ते हैं जो वहाँ के न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। तो एक तरह से जो उनकी जो ओपिनियन है ना हमारे, उसकी वजह से हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया के, उनकी ओपिनियन भी बायस्ड हो गई है। वो ट्रंप के बारे में काफ़ी कुछ लिख रहे हैं, चाहे जैसे एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने इस आर्टिकल में, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है कि ट्रंप ने डिसीजन लिया H1B वीज़ा से रिलेटेड। तो क्या देखिए हमारे जर्नलिस्ट ने जानने की कोशिश करी या फिर लिखा कि ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने पहली बार इस तरह के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अपनाए हैं, उससे पहले भी काफ़ी प्रेसिडेंट्स ऐसे रहे हैं। और क्या हमारा खुद का देश, क्या बाहर से जो लोग आते हैं क्या हम उनको आसानी से आने देते हैं? जर्नलिस्ट ने इस बात पे भी विचार नहीं किया। और यही तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो हमारी मीडिया में काफ़ी कुछ गलत लिखा गया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। वही वेस्टर्न मीडिया ने अडॉप्ट किया था। वेस्टर्न मीडिया भी जिन्होंने पढ़ा हमारी मीडिया से, वो भी एक तरह से बायस्ड हो गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल इसी पे है। एक न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए, बायस्ड अप्रोच होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ट्रंप जो है हमारे लिए क्या करेंगे और हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आर्टिकल था, एक नज़रिया आपको मिल गया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।